सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम गोयल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग आखिरी तक रुके रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष का निवारण प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। यदि P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु दूर के लिए नहीं। पहला दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष कि जब व्यक्ति को कोई वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती, जब कोई वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती, उसकी आंखों में दृष्टि दोष होता है। क्या होता है। जब व्यक्ति को कोई वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती तो उसकी आँखों में दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष पाया जाता। ये 5 प्रकार के होते हैं। उदाहरण, ये 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, दिख रहा है ना। 1 सेकेंड। जैसे है जरा दूरदृष्टता। फर्स्ट। सेकेंड है निकट दृष्टि दोष। थर्ड है दूर दृष्टि दोष। चौथा है अबिंदुकता। पांचवा है वर्णंधता। इस पांचों की वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एक प्रश्न हुआ। ये आपकी 4 नंबर में है, जिसमें से आप लोग को 1 नंबर के काम हो गए। अब दूसरे में क्या करा है कि PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। और है P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु दूर की नहीं। P केवल जब निकट की वस्तु देखेगा, P जब किसी को निकट वस्तु देखेगा तो उत्तल लेंस की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि निकट के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है और दूर के नहीं देख पाता था। P के लिए क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो क का P के लिए हो जाएगा कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, अवतल लेंस। ख का कह रहा है कि क्यों केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता। क्यों केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की नहीं। तो क्यों केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की नहीं। जब दूर को देख पाता था अवतल लेंस तो प्रयुक्त होगा नहीं, उत्तल लेंस प्रयुक्त। निकट की देख पाता तो क्यों के लिए हो जाएगा उत्तल लेंस। और ग क्या है कि आर ना तो दूर की वस्तु को ही देख पाता है और ना ही निकट की। तो आर जब देखिए, जब व्यक्ति ना पास की देख पाता है ना दूर की देख पाता है, तब उसके आँख में डिफोकसी लेंस का, जो कि दूर को भी, और जब आप लोग देखते हैं कोई चश्मा बुजुर्ग लगाए होते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा उत्तल लेंस बना होता है, बड़ा सा अवतल। इसे क्या बोलते हैं, PQR के लिए हो जाएगा द्विफोकसी लेंस। तो ये था हमारा अभी 4 नंबर का प्रश्न। ये हुआ हमारा कंप्लीट। आइए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। निम्नलिखित में अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ऐसा कि आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कुछ है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कुछ है। देखिए, हम लोग को पहले दिया क्या है, पहले वो लिख लेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। देखिए, दिया है क्या कि
दिया है कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। जल वी, देखिए आप उसको वी से लिखेंगे और जल को किससे लिखेंगे, वाटर से, तो वी डब्ल्यू कितना दिया है, देखिए वी डब्ल्यू दिया है हम लोग को 2.25 गुणे 10⁸ और क्या दिया है, और कांच दिया है। देखिए कांच को किससे प्रोसेस करते हैं, जी से, इसलिए क्या हो जाएगा वी जी कितना दिया है 2.0, देखिए ना वी जी बराबर क्या हो जाएगा 2.0 मतलब कि 2×10⁸मीटर/सेकेंड। और हम लोगों से पूछा क्या है कि कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, बोला है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है। तो देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक को लिखते हैं यन से, और किसके सापेक्ष पूछा है, वाटर के सापेक्ष पूछा है, ग्लास का, WNG के सापेक्ष पूछा है अपवर्तनांक का। तो सूत्र क्या होता है, VW होता है, क्या होता है, वाटर बटे ग्लास, ठीक है। वाटर का मान कितना दिया है, वाटर का मान कितना दिया है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर/सेकेंड, और इसका दिया है 2×10⁸ मीटर/सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ गया ना, 10⁸ से 10⁸ गया, और बचा क्या, बराबर 2.25 गुणे बटे 2 दिया है। तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हटा के 100 यहाँ हो जाएगा 225 बटा के 200 हो गया। अब क्या करेंगे, काट देंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 बचे 25, 5 8 40, 5 9 45, कितना आया 9/8 है। अब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 9 है, 8 0 8 9 आपका यहाँ पर जाएगा 8 1 कम 8, 9 में 60 गया 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर आ जाएगा 8 1 कम 8, 10 में 60 गया 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे, 8 के 8 16, कितना हुआ 4 आएगा, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे, 8 पर 40, तो आ जाएगा तो आपका 1.125। तो WNG का मान कितना आ गया, अभी तो ये एक मान है, अभी दूसरा मान बताना है। ये तो आपका अभी एक मान आया है, अब दूसरे मान के लिए हम लोग चलते हैं, इस वाले इधर चलते हैं। अब दूसरा हम लोगों से पूछा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है। तो हम लोग करेंगे क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है तो क्या होता है, वायु के सापेक्ष पहले हम लोग लिखते हैं ए लिखते हैं, फिर एयर लिखते हैं, फिर जी लिखते हैं। देखिए एयर मतलब हवा, अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच, ग्लास मतलब कांच, क्या होगा VA बटे होगा यहाँ पे VG, VA क्यों, क्योंकि एयर, और एयर मतलब कि प्रकाश में निर्वात की चाल क्या होती है, मतलब कि हवा में क्या चाल होती है, तो 3×10⁸ मीटर/सेकेंड, और ग्लास में कितनी है 2×10⁸ मीटर/सेकेंड, 10⁸ 10⁸ से 10⁸ गया, और 2 का 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा। तो ANG का मान कितना हुआ 1.5 मीटर/सेकेंड। तो ये भी 4 नंबर का प्रश्न था, जो कि 4 नंबर का प्रश्न आ गया कंप्लीट। अब आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है तथा किस प्रकार निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ की लंबाई 2 गुनी का तथा क्षेत्रफल हो जाएगी। इसमें 4 नंबर का प्रश्न पूछा, पहला पूछा है कि ये जो है कि आपका चालक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक प्रतिरोध 5 बातों पर निर्भर करता है, किसपे, ये आपका थर्ड है, 5 बातों पर निर्भर करता है। पहला करता है लंबाई पर, पहला करता है फर्स्ट लंबाई पर। देखिए प्रतिरोध R का मान तार की लंबाई के L के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध
प्रतिरोध R का मान L के अनुक्रमानुपाती तो R अनुक्रमानुपाती L अर्थात क्या अर्थात L बढ़ाने पर प्रतिरोध तो क्या था, प्रतिरोध R का मान L के अनुक्रमानुपाती था, अर्थात R अनुपाते अर्थात L को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका छोटा सा प्रतिरोध है, ठीक है, अगर हम लोग इसको पतला कर दें और पतला करके इसकी लंबाई में वृद्धि करें तो जो होता है प्रतिरोध बढ़ जाता है और उसका प्रतिरोध उतना रहेगा, इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये था लंबाई पर। अब हम लोग का दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर देखिए, प्रतिरोध R का मान जो होता है, प्रतिरोध R का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के A के विरुद्ध का मान आती होता है। प्रतिरोध R का मान जो होता है, जो प्रतिरोध R का मान होता है, प्रतिरोध R का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपका प्रतिरोध R का मान जो होता है व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात A घटाने पर R बढ़ता है। देखिए से इसका हो जाएगा R व्युत्क्रमानुपाती, R व्युत्क प्रोफेशनल टू 1/A। अर्थात कहने का मतलब, अर्थात समझिए, अर्थात जब A को हम लोग घटाएंगे, मतलब अनुप्रस्थ के साथ घटाने पर ताप जो है, ताप घटता है, ताप बोले तो R घटता है। ये है आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर घटाने पर R, यहाँ पे R आपका घटता नहीं है, यहाँ पे R आपका बढ़ता है। जैसे ये A है, ये है आपका अनुप्रस्थ काट का, जब इसको आप लोग कम करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा होगा, जिससे प्रतिरोध आपका R जो है वो आपका बढ़ेगा। और तीसरा है ताप पर। देखिए ताप पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है। क्या, सिंपल सी बात है, तो किसी चीज का ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चौथा क्या भैया, 1 मिनट इंक ले ले। देखिए अगला है चालक तार की प्रकृति पर। ये अलग अलग पदार्थ के तारों का प्रतिरोध अलग अलग। देखिए चौथा जो होता है चालक तार की प्रवृत्ति पर होता है। चालक तार की प्रकृति पर देखिए अलग अलग पदार्थ होते हैं, अलग अलग पदार्थ के प्रतिरोध के चालक तार की प्रकृति पर, सिंपल सी बात है, अलग अलग पदार्थ रहेंगे तो उनके प्रतिरोध जो है ऑटोमेटिक अलग अलग होंगे। अब हम लोग से ये तो 4 बातों पर निर्भर करती है, ये तो हमने बता दिया। अब हम लोगों से पूछा है कि प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, उसी पदार्थ की तार की लंबाई ही 2 गुनी क्षेत्र होगा। देखिए तब हम लोग मान लेंगे कि तार की लंबाई तो हम लोग L मान लेंगे और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो। देखिए छोटा पड़ जा रहा है इसलिए मेरी चेहरा नहीं देख पा रहा, तो उसके लिए आप लोग बुरा ना मानिएगा। देखिए फिर क्या हो जाएगा कि हम लोग पहले मान लेंगे तार की लंबाई, हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न होगी, वही प्रश्न है इसमें का सेकंड पार्ट। देखिए हम लोग लंबाई कितना मान लेंगे, लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे A बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर A हो जाएगा। तो हम लोग R
प्रोफेशनल टू 1/a लिख लेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है और हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। और देखिए, तो हम लोग आर प्रोफेशनल टू 1/a मान सकते हैं जब तार की लंबाई, हम लोग अब लिखेंगे जब तार की लंबाई 2l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a/2 है। देखिए, हम लोग मानना तार की लंबाई, जो तार की लंबाई, हम लोग मानना तार की लंबाई को दुगुना कर लेते हैं और तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग आधा करते हैं। तब क्या होगा? तब हम लोग लिखेंगे R1 बराबर, तब हम लोग R' मानेंगे बराबर रो मानेंगे 2l बटा के A2 कर लेंगे। ठीक, क्योंकि ये तो आपका यहाँ पे हम लोग क्योंकि माने हैं। ठीक है, जब हम लोग इसका वो करेंगे, जब इसे हम लोग सेंटिफाइज करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे R' आ जाएगा R' बराबर 4l बटा के A हो जाएगा। यहाँ पे A2 हो, 4l के बटा A हो जाएगा। रो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक रहेगा, रो होगा। अब क्या हो जाएगा कि R' बराबर हो जाएगा R', अब यहाँ पे चलते हैं, तो R' बराबर 4 गुणे, इसका मान तो हम लोगों को पता है क्या होता है, इसका मान क्या होता है? रो L अपॉन A होता है। क्या होता है? रो L अपॉन A। हम लोगों ने 4 को रख के रो बटे L का हम लोग इन्हें मान रख दिया। यहाँ पे तो L है, रो L अपॉन A हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं, और उसका मान हम लोग रख देंगे R1' बराबर 4 गुणे, इसका मान कितना दिया है यहाँ पे? इसका मान A दिया है, R दिया है, तो R' बराबर 4R हो जाएगा। अर्थात प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा, प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।